जैन फ्रेंड, सो हम देखने वाले हैं अभी इंडियन पॉलिटी, वो भी वन शॉट देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ से एक एक पॉइंट को, क्या क्या चीजें पढ़नी है, सभी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो भैया इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट हम कवर करेंगे। और जितनी भी चीजें हम कवर करेंगे वन शॉट है, वन शॉट का मतलब सारी चीजें इसमें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। वन शॉट में अधिकतर चीजें कवर की जाएंगी और सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान संशोधन के बारे में पहला देखेंगे। एक मिनट देंगे हमें। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम संविधान संशोधन के बारे में। पहली बात तो संविधान संशोधन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। संविधान संशोधन जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे। बुनियादी संरचना के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसे मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा भी कहते हैं। जितने भी संविधान संशोधन किसे कहते हैं, संविधान संशोधन पहले तो समझेंगे और फिर बुनियादी संरचना के बारे में। प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं, अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में समझेंगे, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में समझेंगे, संघीय व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध है ये भी समझेंगे, अंतरराज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, फिर आएंगे हम लोग पार्लियामेंट पर, संसद के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में भी हमको समझना है। इसके बाद आएंगे हम लोग राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में, भारत का महान्यायवादी, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे राज्य और महाधिवक्ता के बारे में, और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता के बारे में बात करेंगे हम लोग। सुबह सुबह ना गले में गला ही फंस रहा है। उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे, और अर्ध न्यायिक निकाय और प्राधिकरण के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। और आगे अगर देखते हैं तो भैया अभी क्या क्या देखना है, स्थानीय निकाय के बारे में हमको चर्चा करना है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं, संघ और इसका क्षेत्र, नागरिकता, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण। तो इतने पॉइंट हमको कवर करने हैं। क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीजों को कवर कर लेंगे, कोई भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। बस प्रयास है कि हम जो चाहते हैं वो हो बस। आइएगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा अनुसूचियों के बारे में चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर जो है देखेंगे यहाँ से सारी चीजों के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम बात कर ये रहे हैं अनुसूचियों के बारे में, तो याद रखना है आपको क्या कि ये हमारा संविधान है। जी सर, ये आपका संविधान है, ये आपका संविधान है तो हम लोगों का भी होगा। हाँ बिल्कुल, ये भारत का क्या है, ये भारत का भारतीय संविधान है। ठीक है सर,
ये भारत का भारतीय संविधान है, ये बात तो हमको समझ में आ गई है। अब इसी भारतीय संविधान में हमको क्या मिलेगा कि इस संविधान में हमें कुछ पढ़ने हैं भाग, ठीक है, कुछ भाग भी पढ़ेंगे। ये क्या है, तो ये तो बुक थी, ठीक है, ये तो बुक है, और इस बुक में अब जितने भाग पढ़ने हैं इसका मतलब क्या है कि हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ इसमें चैप्टर हैं, उन चैप्टर के बारे में एक एक को पढ़ेंगे। तो इन्हीं भाग को, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कितने हैं तो 22। संविधान एक बुक है। इस पूरे बुक में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमको समझने को क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा कि 22 भाग हैं, ठीक है, और ये 22 भाग अलग अलग चैप्टर जो हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आगे अगर समझेंगे तो इसी में हमको क्या मिलते हैं, जिस तरीके से पेज मिलते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं, तो हमें मिलने वाले हैं आर्टिकल, ठीक है। जिस तरीके से चैप्टर में हम पेज के बारे में पढ़ते हैं तो वैसे यहाँ पे हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। इसी से कुछ अलग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिन्हें हम शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि अनुसूचियां कहते हैं। तो उन्हीं अनुसूचियों के बारे में हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं। चलिएगा आते हैं अनुसूचियों के बारे में, हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट, और इससे हम लोग यहां से थोड़ी सी बातें समझते हुए चलते हैं। देखिएगा, जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं इनमें अगर हम देखें तो 1949 में 8 अनुसूचियां थी, और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 1951 के पश्चात ये जितनी भी विभिन्न संशोधन किए गए हैं, इसी के तहत 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई हैं। तो इसलिए हमारे पास 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अभी हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, ठीक है। ये 12 अनुसूचियां अभी हमारे पास हैं, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं कि ये 12 अनुसूचियां कहां हमको देखने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास आप आके समझते हुए चलेंगे कि ठीक है सर, 12 अनुसूचियां हमें दिखाई दीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट नंबर की जो अनुसूची आएगी, इसे हम नाम देते हैं कि भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का क्या इसमें हमको देखना है, इसमें भारतीय संघ के बारे में, और उसके भारतीय संघ के साथ साथ हम देखेंगे राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो भारतीय संघ और राज्य के बारे में देखना है अनुसूची नंबर पहले में। ऐसे ही अगर हम अनुसूची नंबर दूसरे में बात करते हैं तो इसमें हमें पैसों की बात बताई जाती है कि किसे कितना वेतन दिया जाएगा, किसे कितना पैसा दिया जाएगा। फिर चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति की बात हम करते हैं कि इसी में हमें राष्ट्रपति से चर्चा मिलेगी। फिर चाहे इसमें प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति के साथ अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनके भी वेतन की चर्चा है। इसी में जितने भी मंत्री और भी हैं, मंत्री और मंत्रिपरिषद जो रहेंगे, उन सभी मंत्रियों के वेतन की चर्चा यहाँ पर की गई है। बात समझ में आ रही है। इतना ही नहीं, और अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे हमें तीसरे अनुसूची में मिलेगा कि कितने यहाँ पर अलग अलग जो शपथ इनसे दिलाई जाएगी, जो भी नेता आएंगे इनसे शपथ भी दिलाई जाएगी कि भैया आइए और यहाँ कसम खाइए कि आपके देश को लूटने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये कसम आप खा लीजिए, हो सकता है कि फिर आपको समझ आए और हमारे देश को आप वापस दें, ठीक है, मतलब लूटने से थोड़ा सा बचा दें। फिर चौथे नंबर की अनुसूची क्या कहती है, चौथे नंबर की अनुसूची कहती है कि राज्यसभा सीट के बारे में, ठीक है। एक इसके बारे में बात करती है, तो ये राज्यसभा सीट के बारे में बातचीत करती है।
तो राज्यसभा सीटों का आवंटन यहाँ पे किया जाएगा। और 5वें नंबर की अनुसूची जो है ये क्या कहती है, ये कहती है एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, इनके लिए क्या किए जाएंगे, इनके लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। ऐसे ही अनुसूची नंबर 6 में ये क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों को क्या किया जाएगा कि थोड़ा सा विशेष उपबंध किया जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले नंबर पे आ जाएगा असम, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, और फिर आ जाएगा कौन, तो मेघालय, और मेघालय के साथ साथ मिजोरम, ठीक है, ये इतने स्टेट यहाँ पे हैं। फिर 7वें नंबर की अनुसूची आती है और क्या कहती है, ये कहती है कि हम केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन करेंगे। हमने कहा जी कर दीजिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। और इसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हम और देना चाहें तो दे दीजिए ना सर जी, रुके काहे हैं, हम जानकारी लेने ही तो आते हैं और आप जानकारी हमसे पूछ पूछ के देते हैं, तो दे दीजिए जानकारी हम लोगों को। तो देखिएगा जानकारी में पहली जानकारी ये है कि इसमें 4 अलग अलग सूचियां हमको मिलेंगी। पहली संघ सूची, अच्छा सर, दूसरे नंबर पे राज्य सूची, ठीक है सर, तीसरे नंबर पे समवर्ती सूची, बहुत अच्छी बात है सर, चौथे नंबर पे अपशिष्ट सूची। क्या होती है ये जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी ने पढ़िए रहे हैं। तो संघ सूची में क्या होता है, इसमें 100 विषय रखे गए हैं, इस पे नियम कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ये राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, ठीक है, जिसपे नियम कानून कौन बना सकती है, राज्य सूची, राज्य सरकार। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 थे, अभी 52 हो गए हैं, तो इस पे नियम कानून कौन बना सकती है, बना सकते हैं दोनों। लेकिन जब भी कहीं विवाद की बात आएगी तो केंद्र सरकार हावी होगा। अपशिष्ट सूची के अंतर्गत अभी तो कुछ नहीं रखा गया है, अनंत है, जब भी जो चीजें आएंगी वो इसी में जोड़ती चली जाएंगी, भविष्य में जो भी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए 7 हो गई। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 8वें नंबर की जो अनुसूची है इसमें 22 भाषा की चर्चा की गई है और ये 22 भाषा आपको यही मिल जाती हैं। अच्छा सर आप यही बताएंगे, लोग तो इसको यहाँ नहीं बताते हैं। अब लोगों में और हमारे में थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यही बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर हमारे में है। क्या पहले नंबर पे आ जाएगी यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी भाषा जी, पहली भाषा है कश्मीरी, ठीक है सर। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, तो दूसरे नंबर पे हमको मिल जाएगी जी सिंधी, ठीक है सर, सिंधी भी हमने देख लिया। तीसरे नंबर पे हमने कहा जी जब सबको देख रहे हो तो पंजाबी को क्यों छोड़ रहे हो, तो पंजाबी, ठीक है। पंजाबी के बाद हमने कहा कि जे हिंदी भी देख लो, हिंदी, तो पंजाबी के बाद हम लोग किसको देख रहे हैं, हिंदी, पंजाबी के बाद हो गई हिंदी। चलो बोलो जी क्या बोलना है सर, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। अच्छा सर ये तो आसान ही है, तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आपने अगर बोल दिया है तो आगे भी बोल दो, क्या आगे बोल दो, बंगाली असमी उड़िया। अच्छा सर बोल देते हैं उनको भी। तो पहले आप लिख तो दीजिए, तो पहले हम लिखिए देते हैं बंगाली असमी उड़िया, ठीक है सर, बंगाली असमी उड़िया भी हमने बोल दिया। आगे गुजराती मराठी कन्नड़ बोलिए दो। अच्छा सर इसको भी बोल देते हैं हम लोग।
तो गुजराती, मराठी, कन्नड़ बोल देते हैं। पहले नंबर पे इधर गुजराती को बोल देते हैं। ठीक है, गुजराती हमने बोल दिया। गुजराती अगर बोल दिया है तो फिर मराठी भी बोलिए दो। ठीक है सर, ये भी हो गया। इसको भी अगर बोल दिया तो फिर कन्नड़ भी बोल दो। ठीक है सर, कन्नड़ भी हमने बोल दिया। अब अगर गुजराती, मराठी, कन्नड़ बोल दिया है तो तेलुगु, तमिल, मलयालम के लिए क्यों शर्मा रहे हो, उसको भी बोल दो। ठीक है सर, उसको भी बोल देते हैं, इसमें कौन सी बात है। तो पहले बोल देते हैं तेलुगु, फिर बोल देते हैं जी तमिल, फिर बोल देते हैं मलयालम। अगर इन सभी को बोल दिए हो तो फिर कुछ और भी बोल दो ना। अरे जी क्या बोलना है, तो अभी बोल दो कि 2, 3 और 4। क्या सर गिनती सिखा रहे हैं आप? हाँ, गिनती सिखा रहे हैं। तो पहले नंबर पे आ जाएगा उर्दू और दूसरे नंबर पे आ जाएगा संस्कृत। ओहो सर जी, ये तो गजब की ट्रिक है। फिर यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया नेपाली, और नेपाली के साथ साथ मणिपुरी। अच्छा सर, और मणिपुरी के साथ साथ कोंकणी। वाह वाह सर जी, गजब का बता रहे हैं। फिर यहां से क्या आ गया, तो आ गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बात समझ में आ गई है? हाँ सर, बात तो समझ में आपकी आ गई है कि एक बार में हमको सारी चीजें याद हो गई हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं कि 22 भाषा है। बात समझ में अगर आ गई है तो चलिए आगे चले हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ गए भैया, तो आ गए अब इन 4 अनुसूचियों के बारे में, जो अनुसूचियां हमें परेशान करती हैं। क्यों सर, आपको क्यों परेशान करती हैं? क्योंकि यही तो संविधान के संशोधन से आई है। अच्छा, तो ये संशोधन से आई है। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? तो 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं। तो पहले नंबर पे 9वें नंबर की जो अनुसूची है क्या कहती है, तो 9वें नंबर के अनुसूची में हमने रखा है जी भूमि सुधार। क्यों सर? क्योंकि जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमने कहा कि जिन नेताओं के पास, नेता नहीं कहेंगे, जिन जमींदारों के पास जमीन ज्यादा है उनसे हम जमीन लेके और किनको दे देंगे, तो भैया थोड़े से जिनके पास जमीन नहीं है उनको हम दे देते हैं। तो ये लोग नाराज हो गए, तो हमने कहा नाराज ना हो जाओ, हम इसको पहला संविधान संशोधन करके दे देते हैं ना, फिर तुम्हारी नाराजगी नहीं रह जाएगी। बोले ठीक है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, पहला संविधान संशोधन लाया गया, और ये 1951 में लाया गया, और इसके तहत क्या किया गया कि भूमि सुधार किया गया, और इसे जो है हम लोगों ने 9वीं अनुसूची बना दिया। ठीक सर, ऐसे ही हमने क्या किया, तो ऐसे ही हमने ला दिया 10वीं अनुसूची, और ये जो 10वीं अनुसूची है इसको हमने क्या कहा कि दल बदल। दल बदल क्या था, नेता लोग अपने आप दल बदल लेते थे एक पार्टी से जीत के, तो हमने कहा इनका भी कुछ जुगाड़ करिए देते हैं। तो कहे कि ठीक है कर देते हैं। तो हमने अब ला दिया है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 52वां संविधान संशोधन हम लेकर आ गए, और इसे हमने रख दिया कब, ये बात है तो 1985 की बात है। ठीक है, 1985 में हम लेकर आ गए संविधान संशोधन 52वां। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा जी अब 11वें नंबर पे भी कोई अनुसूची रखना है, तो हमने कहा जी रखिए देते हैं। 11वें नंबर की अनुसूची को हमने नाम दे दिया पंचायत। क्या नाम दे दिया, तो हमने कहा जी पंचायत है, पंचायत। और पंचायत को हमने कहा कि किसी संविधान संशोधन के तहत रख देते हैं, तो हमने कहा जी किसी, क्यों 73 का चल रहा है तो 73वां रखेंगे कि इसे अपने मर्जी से रख देते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन आ गया, और 73वां संविधान संशोधन आया कब,
तो 1992 में। ठीक है, इसी के साथ जो 12वें नंबर की अनुसूची है इसको हमने रखा, ये 12वें नंबर की अनुसूची जब पंचायत को रखिए दिए थे तो फिर हमने कहा कि नगर पालिका को पीछे क्यों छोड़ना, तो इसको भी ले ही लेते हैं साथ में। तो नगर पालिका को हमने ऐड कर दिया और इसको हमने कहाँ रखा, तो इसको हमने रखा 74वें संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास सभी अनुसूचियां जो संशोधित भी हुई हैं, सबको हमने देख लिया है, कुछ भी नहीं अब बचा है। आइए आपको कुछ और भी हम दिखा देते हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है तो। यहाँ से ये आपकी अनुसूची नंबर क्या है, तो ये अनुसूची नंबर आपको मिल जाएगी। अनुसूची नंबर क्या, अनुसूची नंबर या प्रथम अनुसूची, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें चर्चा है, जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है। अनुच्छेद ये जो द्वितीय अनुसूची है, ये अनुच्छेद इसमें 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 281 इनके बारे में बात की गई है। इन्हीं लोगों को वेतन दिया जाएगा, वेतन भत्ते, जैसे विभिन्न संवैधानिक पद, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को वेतन 59 के तहत, ऐसे ही राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है इनके जितने न्यायाधीश हैं उनको वेतन दिया जाएगा, सीएजी को, इन सभी को वेतन और भत्ते के लिए बात की गई है दूसरे अनुसूची में। ऐसे ही तीसरे अनुसूची में तो 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219 इसमें शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है कि जितने भी केंद्रीय मंत्री रहेंगे, जो सांसद रहेंगे, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, सीएजी रहेंगे, इन सभी से शपथ दिलाई जाएगी कि आप लोग कस्में खाओ। ठीक है, फिर चौथी अनुसूची ए 4 और 8, अनुच्छेद नंबर 4 और 80, 8 नहीं, अनुच्छेद नंबर 4 और 80 इसमें क्या है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। फिर 5वीं अनुसूची में क्या है, 244 और इसमें क्या है, तो एससी एसटी मतलब अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। फिर 6वीं अनुसूची जिसमें 244 से 275, 244 और 275 की बात है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में बात की जाएगी विशेष प्रावधान की। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं इधर 7वीं अनुसूची पे, जिसमें अनुच्छेद नंबर 246 इस संघ में 98 विषय, राज्य में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। बट इसको अभी भी क्या किया गया है, तो इनमें अब हमको देखने को मिल रहा है कि भैया ये जितनी भी चीजें हैं ये अलग अलग, जो 7वीं अनुसूची हमने शक्ति विभाजन की बात की ना वही है। फिर आ जाता है 8वीं अनुसूची जिसमें 344 और 351 ये भाषा के बारे में है। ठीक है, इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, संविधान द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। हमने भाषा बता दिया आपको कौन कौन सी भाषा है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये 22 भाषाएं आपको याद रहनी चाहिए। 9वीं अनुसूची में अगर बात करते हैं तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया 31B के तहत। इसमें बताया गया कि कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन है, जिसमें हमने भूमि सुधार को रखा। 10वीं अनुसूची में हमने दल बदल को रखा, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसमें अनुच्छेद 102 और 191 को रखा गया है, दल बदल विरोध कानून बनाया गया। 11वीं अनुसूची में हमने 73वें संविधान संशोधन के तहत रखा है, जिसमें 243G है और इसमें पंचायत की शक्तियों और उनके उत्तरदायित्व के बारे में हमने याद दिलाया है। 12वीं संविधान संशोधन जो कि भैया 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 243W और नगर पालिकाओं की शक्ति और उनके उत्तरदायित्व को याद दिलाया गया है, ये बात इसमें की गई है। तो अनुसूची यहाँ से हो जाती है हमारी कंप्लीट। ठीक, अब जाके हमको कहाँ चलना है, तो अब हमें चलना है जी कहाँ, अब हमें चलना है जी भाग पर। ठीक है, बाकी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। ठीक, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ अनुसूचियां हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग थोड़ा सा भाग के बारे में, संविधान के भाग के बारे में।
तो हमने पहले भी आपको बता दिया कि संविधान का भाग अगर इसको हम पूरी की पूरी एक बुक मान रहे हैं तो इस पूरे बुक से हमें यहाँ पे भाग के बारे में पढ़ना है। तो भाग कितने हैं, हमें 22 भागों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कितने भागों के बारे में पढ़ना है जी, तो हमको 22 ऐसे भागों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों को समझना है एक एक पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिएगा आइएगा देखते हैं हम लोग। ये है आपके पास संविधान के भाग। ऐसे तो एक फोटो और में भी हमने डाउनलोड नहीं किया क्या, एक फोटो था संविधान के भाग से रिलेटेड, कभी होगा, कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, तो संविधान के भाग में अभी 1 सेकंड का समय लगेगा। एक मिनट का समय देंगे, जस्ट वेट ओनली 1 मिनट। बाप रे, अरे छोड़ो, तब कौन रखता है। चलिए समझते हैं भाग के बारे में। तो टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, इनके बारे में हमको समझना है। देखिएगा यहां से एक एक चीजों के बारे में। पहला, संविधान के जितने भाग हैं, भाग नंबर 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग नंबर 2 जो है जिसे हम लोग कहते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप के नाम से। भाग नंबर 3 जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, और ये आर्टिकल 12 से है 35 तक। ठीक है, फिर भाग नंबर 4 पे आते हैं। तो भाग नंबर 4 क्या है, इसमें अगर बात करते हैं तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी के नाम से जिसे जानते हैं, ये आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। ऐसे ही भाग नंबर 41 है, ये क्या है, तो ये 41 है, 41 कहें या फिर ए कहें। इसमें क्या है, तो इसमें हमको आर्टिकल केवल 51 ए है, 51 ए। और इसमें क्या रखा गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। ऐसे ही भाग हम 5 देखते हैं तो आर्टिकल 52 से है 151, संघ के बारे में बात है, यूनियन के बारे में, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघीय न्यायपालिका, सीएजी, इन सभी की चर्चा है। ऐसे ही भाग नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो 6 क्या है, इसमें 152 से लेकर 237 तक, 152 से 237 तक है। इसमें राज्य के बारे में है, जो चीजें यहाँ संघ के बारे में वही यहाँ राज्य के बारे में। कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सभी के बारे में चर्चा है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा कि जितने भी
यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 239 से भाग नंबर 8 में क्या है, 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भाग नंबर 9 क्या है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। इसमें पंचायत की बात है। 243 से 200 ओ का क्या मतलब है कि अनुच्छेद 243 से शुरू होता है, फिर आएगा 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे जाएगा 243 ओ तक। फिर हम बात करते हैं तो 9A, भाग 9A, ये 243 पी से, वो तो यहाँ हो गया था, अब ये पी से स्टार्ट होता है और जाएगा पी से पूरा जेड तक, और जेड तक जाने के बाद फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, ऐसे करते हुए जेड जी तक जाएगा। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर 9 भी है, जो 243 जेड एच से शुरू होकर 243 जेड टी तक जाता है। इसमें सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में इसमें चर्चा है। आगे अगर बात करते हैं तो भाग नंबर 10 मतलब भाग 10 है, 244 से लेकर 244 ए तक। इसमें अनुसूचित जातियां और जनजातियों के बारे में बात की गई है। ऐसे ही अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 200 भाग नंबर 11 है, और अनुच्छेद नंबर 245 से 263 तक, इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध की बात की गई है। विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा है। ऐसे ही भाग नंबर 12 अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद नंबर 264 से 300 ए तक है, जिसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंधन और मुकदमे के बारे में चर्चा की गई है। जितनी भी वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित सारी चीजों को, इसीलिए हमने संपत्ति को संवैधानिक अधिकार बना दिया है, आर्टिकल नंबर 31 से निकालकर यहाँ रखा है हमने, जिसमें संविधान संशोधन करके हमने यहाँ ला दिया है। ठीक है, फिर क्या है इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर 13 ए 301 से लेकर कहां तक है, 307 तक। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, इन सभी के बारे में चर्चा है। फिर अनुच्छेद नंबर 14 ये क्या कहता है, 308 से लेकर, अनुच्छेद नहीं, ये भाग नंबर 14 है, अनुच्छेद 308 से 323, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाओं की बात की जाती है कि जितने भी, इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, इन सभी की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। ये सभी चीजें इसमें मिलती हैं। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस कह सकते हैं हम लोग। और इसी के साथ अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर बार बार अनुच्छेद क्यों कह रहे हैं, भाग नंबर 14 ए, तो इसमें क्या है, 323 ए से लेकर 323 बी तक, इसमें न्यायाधिकरण के बारे में चर्चा है। ऐसे ही 15 में अगर देखते हैं तो चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। भाग नंबर यहाँ 16 की बात की जाए तो इसमें फिर से कुछ वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, इन सभी के बारे में विशेष प्रावधान की बात है। ऐसे ही भाग नंबर अगर हम बात करते हैं क्या, तो भाग नंबर हमारे पास अभी वहां तक हो गया 16, तो यहाँ है 17 में राज्य भाषा की बात है, 18 में आपातकालीन प्रावधान है, 19 में मिसलेनियस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको भाग के बारे में बताई गई हैं, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक, ये जितने यहाँ से भाग हैं इन सभी की चर्चा यहाँ से की गई है। ठीक है, भाग नंबर 7 को अभी क्या कर दिया गया है, उसे जो है यहाँ से समाप्त कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक, चलिए अब भाग हो गया। अब यहाँ से आपको आगे अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है संविधान संशोधन, जो कि बहुत जरूरी है संविधान संशोधन को समझना। देखिएगा, सबसे पहली बात आपको बता दें कि जब भी ये हमारा संविधान बना था ना, उसी समय बात की गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों को संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव करने की, तो हम बदलाव कर सकते हैं। बट इनका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि संविधान संशोधन का मतलब ये है कि पूरी तरह से संविधान को ही बदल देंगे। क्योंकि अगर आपने सोच भी लिया ना कि हम संविधान बदल देंगे, तो भैया आपको क्या क्या करना पड़ जाएगा इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। पहली बात तो आपको बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप अच्छा, इससे बेटर संविधान चाहते हैं ना, दोबारा किसी अंबेडकर जी को जन्म लेना पड़ेगा। ये निठल्ले नेताओं के बस की बात नहीं है। ये वही नेता जो 7वीं फेल 9वीं फेल ये राजनीति कर रहे हैं, और तब के नेता
जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता, अंबेडकर जी की डिग्रियों की बात हम जहां करते हैं कि 32 डिग्रियां थी, वहां हम बात करते हैं तो 7वीं फेल नेता बन रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या चलाएंगे देश को ये लोग, इनसे क्या देश चलने वाला है। पूरी तरह से देश चौपट करने के मकसद से लोग आए हैं और हमें नहीं लगता है कि इस देश के बारे में हम क्या ही कहा जाए कि भैया इसका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे नेताओं का यहाँ पे अभी जो है आगमन हो रहा है। तो ये सारी चीजें चलिए रही हैं, तो अगर चेंज करना है तो याद रखिएगा कि इतने आसानी से तो नहीं हो सकता है। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, आपसे 60 तक गिनती पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुश्किल काम है। इसलिए देखना है, आगे समझते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होते हैं, संविधान संशोधन, इनके बारे में आपको हम बताते हैं कि संविधान संशोधन किया कैसे जाता है। संविधान संशोधन की चर्चा भाग नंबर 20 में की गई है। ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या चीजें नहीं की जाएंगी वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें आप उन चीजों को संशोधित नहीं कर सकते हैं जो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, मूल संरचना का भाग है। अब मूल संरचना क्या है, तो मूल संरचना आज तक तय नहीं हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट आते हैं आज तक तय नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मन करेगा तो आपको हम बताएंगे, ऐसे अभी आप हैं कौन जो जानना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये अभी बताया नहीं है। ये आई कहां से है, तो भैया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान की संकल्पना है कि हम लोग संविधान में समय के साथ बदलाव भी कर सकते हैं। संविधान संशोधन, इसका तात्पर्य क्या होता है कि संविधान के किसी भी प्रावधान में कोई परिवर्तन करने से, जैसे अगर संविधान में कुछ जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको परिवर्धन कहा जाता है। कुछ भी अगर संविधान में नई चीजें जोड़नी है तो उसे, उस प्रक्रिया को एडिशन कहेंगे या परिवर्धन के नाम से जानते हैं। अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ भी चेंजिंग करनी है तो उसको अल्टरेशन कहते हैं, मतलब परिवर्तन कहा जाता है। अगर कोई भी चीज आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो उसको परिवर्तन कहेंगे। अगर कुछ समाप्त करना है तो उसे निरस्त कहा जाएगा या निरसन कहा जाएगा, इंग्लिश में उसे रिफिल के नाम से जानते हैं। बात अगर समझ में आ गई है तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे क्या बढ़ते हैं तो यहां समझते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन कि यहां थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कर देते हैं कम ताकि आपको दिख जाए क्वेश्चन। कैसा कलर कर दिया हमारा, अरे रुक जाओ, बेवकूफी काहे कर रहे हो। थोड़ा सा डार्क दिखेगा, अभी आपको तो सारी चीजें सही दिख रही होंगी, व्हाइट करने पे ना ऐसा ही होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान की किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकता है। तो हमने अभी देखा कि एडिशन, वेरिएशन, अल्टरेशन भी इसको कहते हैं, रिपील मतलब परिवर्धन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, निरसन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि तीनों तरीके से संविधान में परिवर्तन संशोधन मतलब कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 1, 2 एंड 3 ये आंसर सही होगा कि भैया तीनों इसमें सही चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, तो आगे क्या समझते हैं, आगे आ जाते हैं यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे संविधान संशोधित किया जाता है। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे हमको समझना है कि विशेष बहुमत क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या समझना है कि जितने भी लोकसभा का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जितने भी लोकसभा में जितनी सीट होगी, लोकसभा में जितनी सीट होगी, जैसे
543 है। तो 543 से जो सीट है इसका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 इतने सदस्य होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? तो दूसरी कंडीशन है जो वर्तमान में वहां उपस्थित है, जो भी उपस्थित सदस्य हैं, इन उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, 2/3। ठीक है, यानी कि अगर 400 लोग हैं तो इन 400 लोगों का अगर हम 2/3 निकालने लग जाएं तो क्या आएगा? 400 लोगों का 2/3 अगर हम निकालते हैं तो ऐसा निकालें ताकि डिवाइड आराम से हो जाए जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ मान लेते हैं कि अभी कितने लोग हैं, अभी यहाँ आ जाते हैं हमारे पास इतने 400 रख देते हैं, छोड़ो ना, क्या डिवाइड हो रही सारी चीजें। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 गया कैरी तो 3, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कैरी गया है तो 3 के अप्रोक्सीमेट ये 266 के आसपास आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये कम रहेंगे, अगर इनकी संख्या कम रहेगी इससे, इससे जो 50% प्लस 1 है मतलब ये 273 होना चाहिए। तो अगर इससे एक भी कम है तो फिर ए नहीं माना जाएगा संविधान संशोधन। ठीक है, तो यही चीजें ध्यान देना है कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो जितने मतलब 50% जो सीटें हैं उनका 50% प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, जो भी सीट है उस सीट का 50% प्लस 1 होना चाहिए, और साथ में जो उपस्थित सदस्य हैं उन उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। 2/3 का मतलब है जितने लोग हैं तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 2/3 करने के बाद क्या 50% प्लस 1 हो रहे हैं। अगर हाँ तभी जाकर हम देखेंगे कि यहाँ संविधान संशोधन हो सकता है, अन्यथा संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब है? जब इसमें कोई भी मुद्दा राज्य से संबंधित ना हो। लेकिन अगर राज्य से संबंधित कोई मुद्दा हो तो हम क्या करेंगे, ये नियम तो यहाँ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर 50% प्लस 1 राज्यों की भी सहमति चाहिए। तो राज्यों की भी सहमति यहाँ पे चाहिए होती है, ज्यादा तो नहीं, कम से कम अगर 28 राज्य हैं तो इन 28 राज्यों में 14 राज्य तो कम से कम ऐसे हों जो इस बात के लिए हाँ कहें कि हाँ ठीक है भाई ये चीजें बदली जा सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या समझते हैं तो वही सारी चीजें हैं, इसमें हम समय लेते नहीं है ज्यादा। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे मूल अधिकार बदलना है, नीति निर्देशक तत्व बदलना है तो हमको विशेष बहुमत से काम करना पड़ता है, मतलब इससे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मूल अधिकार डीपीएसपी अगर चेंज करना है तो इसमें देखेंगे। और अगर हम लोगों को राज्य से संबंधित देखना है तो राज्य में क्या क्या चीजें, जैसे हमको अगर बात करते हैं क्या क्या चीजें परिवर्तन की बात है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया, संघ और राज्य के बीच कार्यपालिका का विस्तार हो गया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि से संबंधित प्रावधान हो गया, यहाँ तक आर्टिकल 368 भी हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया। ये सभी अगर चेंज करने हैं तो हम इसके अंतर्गत चेंज करेंगे जहां राज्यों की भी अनुमति चाहिए। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है यहाँ तक तो फिर हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला हमको क्या समझना है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए संविधान संशोधन के दौरान, किन किन बातों पे हमको फोकस करना चाहिए संविधान संशोधन के समय में। जैसे पहली बात यहाँ से आपको क्या याद रखनी है, तो पहली और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, या तो अपर हाउस या लोअर हाउस किसी से भी इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली बात, ठीक है, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, तो संविधान का जो संशोधन विधेयक है इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्वानुमति इनकी नहीं चाहिए, इनसे हम अनुमति नहीं लेंगे, बस इनसे विचार करेंगे काजी बदल दे का संविधान का कुछ पार्ट,
हाँ अगर मन ये कर रहा है तो बदल दीजिए, तो इनसे केवल क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, बाकी अनुमति कोई ऐसी चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसमें इनकी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक राज्य के किसी भी विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य के कोई विधानमंडल से इसको नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको हम राज्य के किसी विधानमंडल से नहीं पास कर सकते हैं। इसको केवल और केवल अगर हम बात करते हैं तो लोअर हाउस या अपर हाउस जो कि केंद्र का है वहीं से ही इसे हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, आगे अगर बात करते हैं तो आगे क्या याद रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों को एक साथ भी, मतलब देखिए दोनों को अलग अलग यहां से प्रस्तुत करना होगा। लोकसभा से पास किया जाएगा, इसके बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो राज्यसभा से भी पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ हम दोनों की सभा बैठाएं, संयुक्त बैठक करवा के और फिर पास करवा दें, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसमें एक गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संसद में पारित होने के बाद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति देने के लिए बाद में, मतलब एक पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास हमने भेजा कि जानते हैं ये हमने संविधान में कुछ संशोधन करने को ठाना है, तो कहेंगे एक बार दोबारा देख लीजिए, हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो फिर से वो पुनर्विचार के लिए गया, फिर से विचार हुआ, फिर से वही निर्णय आ गया, तो कहेंगे कि अब बार बार थोड़ी ये कहेंगे, तो अब हम ये बाध्य नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कह देंगे कि भैया हम जो है अनुमति देंगे नहीं आप लोगों को, तो अनुमति इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अनुमति देने के लिए पूरी तरह से बाध्य है, मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भले लौटा दें। तो ये बात आपको अगर यहाँ से याद हो गई है तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को हमको क्या ध्यान देना है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम ब्राइटनेस क्या कर देते हैं, डार्क करिए देते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र के परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन की अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। तो सभी राज्यों के नहीं, केवल 50% प्लस 1 भी रहेंगे तो चल जाता है। 50% प्लस 1 की मांग की जाती है, सभी राज्यों की नहीं। तो हम कहेंगे कि भैया ना तो एक सही है ना दो सही है, मतलब दोनों यहाँ से क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन का दोनों आंसर जो है यहाँ से रॉन्ग है, तो आंसर पे आ जाएंगे हम लोग किस पे, तो आंसर पे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे डी वाले पे। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन के बारे में समझिएगा। एक क्वेश्चन कहता है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, जी नहीं, उनके कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। और पहला जैसे ही हमको मिल गया कि पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और पहला नहीं हो सकता है तो पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आंसर 2 और 3 होगा। बट देख लेते हैं, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अनुमति दें, ये तो ग्रांटेड सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ से सही रहेगा। ठीक है, चलिएगा, एक कहाँ चला गया, और सब क्वेश्चन कहाँ चले गए, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोगों को क्या समझना है, तो बुनियादी संरचना के बारे में समझते हैं। संविधान संशोधन तो हमने समझ लिया, अब हम लोग बुनियादी संरचना के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिएगा, इसके बारे में आपको हम बताते हैं, कुछ बातें पहले याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है, सबसे पहली बात याद रखनी है हम लोगों को कि हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन और फिर ये फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें जो बातें की जाती हैं, इनमें एक चीज याद रखना है, हमारे देश में अगर कुछ भी चेंज करना है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा बना दी है।
ये सीमा कैसी बना दी है, इसका कहना है कि जब भी कोई चीज बदलाव करेंगे, आप कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन ना तो मूल अधिकार को चेंज कर सकते हैं और ना ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हम बताएंगे नहीं, आपको बाद में बताएंगे। मतलब हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको अभी हम बताएंगे नहीं, वो बाद में बताएंगे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने अभी बताया नहीं आपको। बस बुनियादी संरचनाएं हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। और एक कब कहा गया, तो एक कई केस आए, जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग में ये बात आ गई जब भूमि सुधार की बात आई, तो उसी समय से शुरू हो गया कि भाई हम किसी भी तरीके से परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, मूल ढांचे की बात की जाएगी। चलिए, ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मुद्दा स्टार्ट होता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल यहाँ से 368 से। तो देखिएगा आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो क्या करती हो, जो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 13 कहता है। तो इससे ते बात समझ में आ गई कि भैया ये कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। लेकिन झगड़ा तब आता है जब 368 भी आ जाता है। 368 क्या कहता है, 368 कहता है कि संविधान में संसद कोई भी चीज को संशोधित कर सकती है, मतलब बदल सकती है। तो इसके तहत तो हम कहेंगे कि 368 जो है 13 को भी बदल सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी बदल दीजिए लेकिन फंडामेंटल राइट्स और मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बचा के रखा गया है कि आप इनको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये बात यहाँ से आ जाती है। और अगर चेंज करना है तो चेंज करते समय आपको क्या याद रखना होगा, चेंज करने के समय में आपको याद रखना होगा एक छोटी सी बात, और वो बात क्या याद रखनी होगी कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, इसमें न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जुडिकल रिव्यू करेगा, वो जांच करेगा कि ये कहीं हमारे देश के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जुडिकल रिव्यू भी किया जा सकता है। आइए आर्टिकल 13 के बारे में हम समझते हैं क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। आर्टिकल 13 में क्या क्या चीजें हैं, तो ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। संविधान में लागू होने से पहले भारत में सभी विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होंगी। सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी ये पूरा का पूरा एक नियम कानून बना, ये पूरा का पूरा ये जो नियम कानून बना है, इस नियम कानून का अगर केवल इतना हिस्सा, इस पूरे नियम कानून का केवल इतना हिस्सा यहाँ से खराब है, तो ये जितना हिस्सा यहाँ से खराब है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इतना हिस्सा यहाँ से अपने आप समाप्त हो जाएगा। वाह सर जी, कितनी अच्छी बात है। और आगे क्या बात बताई गई है, तो और आगे बात बताई गई है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि राज्य इस प्रकार की कोई विधि बनाता है तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगी, जितना उल्लंघन करेगा उतना खत्म। विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा, मतलब अगर कोई भी हमारे यहाँ प्रथा जैसे चलती थी, सती प्रथा, कोई भी रूढ़िवादिता चल रही है, तो ये सारी चीजें भी समाप्त कर दी जाएंगी। अगर राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोई अध्यादेश जारी कर देते हैं, इमरजेंसी के समय में कोई नियम बना देते हैं,
अगर वो भी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो उनको भी समाप्त, इसीलिए तो आर्टिकल 20 एंड 21। क्या मतलब है सर? कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 को कोई खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, तो संशोधन विधि के दायरे में नहीं आता है। अब 368 आके इसमें लफड़ा बजा देता है। क्या ये कहता है कि कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। बट हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं भैया ये सब मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो ये सब चीजें, ये मुद्दे जितने हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये सारे के सारे मुद्दे कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, क्या क्या, इसके बारे में बातचीत हमको करनी है। तो देखिएगा, पहला एक केस आता है जिसे कहा जाता है 1951 का केस। 1951 का केस क्या कहता है, इस शंकरी प्रसाद का केस था। ये शंकरी प्रसाद का केस था, ये 1951 का केस है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, तो संसद क्या कर सकती है, संसद 368 के तहत कोई भी चीज बदल सकती है, मूल अधिकार का संविधान संशोधन कर सकती है। तो संसद यहां से क्या करेगी, संसद के पास ये अधिकार है कि संसद मूल अधिकारों को भी बदल सकती है, मूल अधिकारों को भी बदल सकती है, मूल अधिकार को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। कब कहा गया, शंकरी प्रसाद के इस केस में, शंकरी प्रसाद और भारत सरकार का केस था। इसमें ये कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, तो संसद मूल अधिकारों को भी चेंज कर सकती है, मूल अधिकारों को भी बदल सकती है, ठीक है। लेकिन जब ये बात सामने आई तो इसी के तहत आगे दूसरी बात क्या हमको समझ में आती है, तो दूसरी बात आ जाती है 1965 की घटना। अब 1965 में आगे सज्जन सिंह, ठीक है, इस सज्जन सिंह का मामला आया। तो सज्जन सिंह के मामले में क्या चीज देखने को मिलती है, इस सज्जन सिंह के मामले में यहाँ पे बात हमको समझ में आती है कि संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है। तो सज्जन सिंह के मामले में ये कहा गया कि संसद यहां पर भी संशोधन कर सकती है, ठीक है, मूल अधिकारों में संसद जो है यहाँ पे भी संशोधन कर सकती है, ठीक है। यहां भी बताया गया कि संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और इसके बाद आ जाता है क्या, तो इसके बाद आ जाता है गोलकनाथ का केस 1967। 1967 में गोलकनाथ का केस आता है और इस गोलकनाथ के केस में कहा जाता है कि संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। तो संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, कब कहा गया, ये गोलकनाथ के केस में कहा गया। और इसके बाद 1973 में आते हैं कौन, 1973 में आते हैं भैया जो कि आज तक के सबसे ज्यादा प्रभावशाली इस सुप्रीम कोर्ट के लिए रहा है, वो आते हैं केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। और 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहती है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान में कुछ भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमारे मूल अधिकारों को छोड़कर, और साथ में मूल अधिकारों के साथ साथ क्या चीजें, तो मूल अधिकारों के साथ साथ यहाँ पर मूल ढांचे की बात की जाती है। पहली बार मूल ढांचे की बात आती है। मूल ढांचा जैसा शब्द, बेसिक स्ट्रक्चर जैसा शब्द कब आता है, तो ये आता है 1973 में, ठीक है, 1973 में बात आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे क्या क्या है, तो पहली बात ये बताएगी 1971 में
1971 में यहाँ पे बताई जाती है पहली बात कि 1971 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार के बीच में संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो जी हाँ, मूल अधिकार में संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन जब 1965 का केस आया सज्जन सिंह का, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया, ये राजस्थान का मामला था, इसमें कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन की वैधता मतलब शंकरी प्रसाद केस को बरकरार रखा गया कि हाँ संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है गोलकनाथ का केस 1967 में, ये पंजाब का था। इसमें कहा जाता है कि ये जो संसद है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता है, कोई भी चीज इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिर 1973 में केशवानंद भारती का केरल का मामला था, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया मूल संरचना का सिद्धांत आता है और ये कहा जाता है कि संशोधन संभव है लेकिन मूल ढांचा चेंज नहीं हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर नेवर बी चेंज एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसी भी संविधान संशोधन से मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। आगे क्या बात आती है 1980 में मिनर्वा मिल का जो केस आता है, इसमें क्या बताया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन और सीमित संशोधन शक्ति की पुष्टि की जाती है कि अगर कोई बेसिक ढांचा हमारा गड़बड़ा रहा है तो हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, जुडिकल रिव्यू हम लोग करेंगे। फिर आता है 1981 में, जिसे वामन राव बनाम भारत संघ कहते हैं, इसी के तहत 9वीं अनुसूची की वैधता आती है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कहा गया कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सारी चीजें अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि हम उनका न्यायिक समीक्षा करेंगे, जुडिकल रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आ जाती है संविधान संशोधन से संबंधित। अब हम बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन, और अभी तक हमारे पास ऐसे 106 संविधान संशोधनों के बारे में समझना है। 106 संविधान संशोधनों के बारे में हम लोग समझेंगे और सभी को एक एक करके हम लोग संविधान संशोधनों को समझने वाले हैं। 106 संविधान संशोधन, चलिए देखते हैं सभी के बारे में। तो पहला संविधान संशोधन, यहां से याद रखेंगे पहला संविधान संशोधन क्या है। पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के बारे में हम लोगों को समझना है। ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका उद्देश्य क्या था, तो भूमि संबंधी सुधार करना। इसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान भी करेगा। इसी में विशेष प्रावधान की भी बात की गई है। आर्टिकल 31 के तहत जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। जो जमींदारों के पास ज्यादा जमीनें होती थी उनसे वो छीन ली गई कि भैया आप ज्यादा जमीनें नहीं रखेंगे और हम लोगों को क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें और लोगों में बांट देंगे। फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें 331(b) के तहत 9वीं अनुसूची में ये भी बताया गया कि कानून अथवा संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये पहले संविधान संशोधन में यही आया कि अगर कोई बदलाव किया जाता है जिसमें न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक। दूसरा संविधान संशोधन, लेकिन इससे पहले थोड़ा समझिए कि 9वीं अनुसूची जो है, संसद किसी भी कानून या संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर सकती है और इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक मान्यता, पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1971 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें कहा गया था, जिसे अभी हमने देखा कि हाँ ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है। अब तीसरा संविधान संशोधन आता है, तो तीसरे संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री वही जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। 1954 में आया है, तो अभी ये दोनों लोग रहेंगे। प्रमुख प्रावधान क्या आया, तो आवश्यक खाद्य पदार्थों को राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि ये जो संघ सूची है, इस संघ सूची से खाद्य, ये राज्य सूची से, संघ से नहीं किया गया था, इस संघ सूची में तो शामिल किया गया था। तो राज्य सूची से कहां निकाल के कर दिया गया, इसे राज्य सूची से संघ सूची में शामिल कर दिया जाता है। तो राज्य सूची से संघ सूची में शामिल कर दिया जाता है और इसमें बताया जाता है कि सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थों जैसे
उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, इन सभी पे नियंत्रण प्रदान किया गया किसको? संघ सरकार को। ठीक है, चलिए आगे पांचवा संविधान संशोधन क्या कहता है 1955 का। एक पांचवा संविधान संशोधन, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वही लोग रहेंगे। उद्देश्य क्या है? राज्य के पुनर्गठन में। राज्य पुनर्गठन का क्या मतलब है कि राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो ए तो पहले केवल ए, बी, सी और डी के नाम से जाने जाते थे, फिर इनको बनाया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको आगे अबॉलिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हमको याद रखना है? इसमें याद रखना है कि अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन। 1-3 नहीं है जी, 3 नहीं, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? राज्य और संघ क्षेत्र। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इनमें चेंज कर सकते हैं। एक मिनट अंदर की बात है तो हाँ 3 ही रहेगा, आर्टिकल 3 ही रहेगा। ठीक है, इस संशोधन द्वारा व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति विधेयक को जब राज्य विधानमंडल मत जानने के लिए भेजेगा तो उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसी के तहत एक बात ये भी कही गई कि अगर कोई भी विधानमंडल, याद क्या रखना है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या बातें हैं थोड़ा सा समझते हैं। अगर कोई भी ऐसा संशोधन भेजा जाता है किसके पास? ये भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भेजा गया किसके पास? ये भेजा गया राज्य के विधानमंडलों के पास। तो राज्य के विधानमंडल के पास जब कोई भी ऐसा प्रस्ताव भेजा गया तो ये लोग क्या करते थे? पहले काफी समय तक इसको रोक के रखते थे ताकि देरी हो जाए। तो फिर इसमें कहा गया कि अब समय तय होगा, समय निर्धारित होगा कि अगर 15 दिनों में आपने इस पे कोई विचार व्यक्त नहीं किया तो हम ऐसा मानेंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब आपने अनुमति दे दिया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे कि आपकी अनुमति मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं सातवां संविधान संशोधन। और क्या कहता है? 1956 में आया। यही दोनों लोग रहेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राज्य के पुनर्गठन, वही चीजें हैं। और इसमें क्या बताया गया? दूसरी अनुसूची में संविधान संशोधन करके 4 राज्यों के वर्गीकरण की व्यवस्था की गई। दूसरी अनुसूची में क्या बदला दिया गया? तो इसमें 4 राज्यों के वर्गीकरण की व्यवस्था जो समाप्त की गई। ये चीजें वहां पे मतलब केवल बात आई थी, बट इसमें पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। जो ABCD थे अब इनको राज्यों को समाप्त कर दिया गया। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बताया गया है, जैसे पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में और हरियाणा में इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है और वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इनके लिए एक ही हाई कोर्ट मिलेगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। 9वां संविधान संशोधन 1960 में आया। 1960 का ये 9वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। उद्देश्य की बात की जाए तो भारतीय भूभाग के तहत हस्तांतरण की व्यवस्था, मतलब अगर जो भी हमारी जमीन है इसको हम लोग क्या किए हैं, मतलब भैया जो दूसरे देश को अगर किसी बाहरी देश को देना है तो इससे संबंधित है क्या चीजें हैं कि पश्चिम बंगाल के बेरूबारी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भारतीय भूभाग को विदेशी सरकार को नहीं सौंप सकती है। मतलब अगर कोई हमारी जमीन का टुकड़ा है उसे नहीं दिया जा सकता है किसी दूसरे को। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा भारत देश, प्यारा भारत देश, अब मान के चलो कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने और उसको मन में आए कि इसका कोई टुकड़ा हम पाकिस्तान के पास भेज देते हैं, इतना ही टुकड़ा, तो भैया बवाल हो जाएगा। ये आप तभी कर सकते हैं जब संविधान संशोधन से सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, ये संविधान संशोधन से ही किया जा सकता है। ठीक है, ये बात की गई 7वें संविधान संशोधन 1960 के तहत।
और फिर आता है 11वां संविधान संशोधन। ये क्या है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वही दोनों रहेंगे। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति को यहाँ पे बताया गया कि इनके बीच में क्या चीजें बताई जाएंगी कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, इनका निर्वाचन के बारे में, इनका चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल पूरा है कि नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी। और साथ में ये चीजें बताई गई है क्या, अभी तो इसमें नहीं हो दिया गया है। चलिए आगे 15वें संविधान संशोधन में इसमें अब चेंज हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ जाते हैं और इसमें भारतीय न्यायिक प्रणाली के संबंध में प्रावधान है। क्या है, तो अब उच्च न्यायालय न्यायाधीशों पे रिटायरमेंट की अवधि 60 से कितनी कर दी गई, तो 60 से 62 कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसके कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के ऊपर, मतलब न्यायालय क्या कर सकता है, तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है, तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, मतलब उसको बुलाएगा, कहीं दूसरे राज्य से भी अपने पास बुला सकता है, और भले ही उसके यहाँ का मामला ना हो। फिर 17वां संविधान संशोधन 1964 है। इसमें यही दोनों लोग अभी हैं, तो इनको अब क्या है, 9वीं अनुसूची के दायरे का विस्तार करना है। केरल और मद्रास के राज्यों द्वारा जितनी भी भूमि सुधार है इनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा, न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। सज्जन सिंह का मामला आता है 1965 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मान्यता दी थी। फिर 18वां संविधान संशोधन 1966 में डॉक्टर सर्वपल्ली और इंदिरा गांधी एक केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की, जैसे वहां पे अभी राज्यों के पुनर्गठन की बात थी, वैसे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन की। अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया जा सकता है, तो ये चीजें इसमें बताई गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली 19वां संविधान संशोधन है। इसमें उच्च न्यायालय को निर्वाचन संबंधी विवाद से निपटाने के लिए मूल संविधान में संसद और राज्य विधानमंडल में चुनाव में संबंध होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को प्रदान की गई। कि कहने का क्या मतलब है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कहा गया कि अब अगर कोई भी मामला आता है, निर्वाचक मंडल में कोई विवाद आता है, तो इस निर्वाचक मंडल के विवाद को अब किसको सौंपा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपा जाता तो जो चुनाव आयोग था, ठीक है, चुनाव आयोग अगर ये नहीं बनाया गया रहता तो भाई चुनाव संबंधी जो भी मामले होते इसमें ज्यादा हर बार विवाद हमको देखने को मिलता। ठीक है, तो इसके लिए शक्ति भारतीय चुनाव आयोग को प्रदान की जाती है। एक मिनट, अभी सही है क्या? ये चुनाव आयोग को यहाँ पे सौंपी गई थी, तो इससे अब लेके चुनाव आयोग से उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान कर दी जाती है। ठीक, चलिए 21वां संविधान संशोधन 1967। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। क्या है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। फिर 1971 में आया 24वां संविधान संशोधन। इसमें वीवी गिरी और इंदिरा गांधी संसद के संविधान संशोधन शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। मतलब क्या कहा गया कि संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर। ठीक है, मतलब भैया संविधान संशोधन जो है, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन ही क्या है, ये संविधान संशोधन आपका ना ये जुडिकल रिव्यू से बाहर है, मतलब न्यायिक समीक्षा के बाहर है, न्यायिक समीक्षा के बाहर। ये इसका उद्देश्य था। प्रमुख प्रावधान क्या है, तो संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आता है संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। फिर संविधान संशोधन 1971, इसमें इंदिरा गांधी बीवी गिरी मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता सुनिश्चित करना। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, तो अनुच्छेद 39B 39C, इसके तहत ये बताया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा और 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, कि मतलब पूछा नहीं जा सकता है, ये भी समाप्त किया जाएगा। केशवानंद भारती मामला आएगा और इसके तहत क्या कहा जाएगा कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी मूल ढांचे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तो संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो संशोधन माना ही नहीं जाएगा। 26वां संविधान संशोधन 1973 में आता है। ये क्या कहा जाता है कि इतने, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने भी देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों को ना, ये देशी रियासत जितनी थी, इन देशी रियासतों को कहा गया कि पहले तो आप जितने भी यहाँ के राजा हैं, ये आप भूल जाइए कि आप राजा हैं, आप क्या हैं, आप नागरिक हैं। कहाँ के, भारत देश के। ये भूल जाइए कि आप राजा हैं, आप नागरिक हैं। नागरिक हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर यहाँ के नागरिक हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको हमारी मर्जी से रहना पड़ेगा। यहाँ अब एक प्रीवी पर्स जो आप चलेंगे तो आपके साथ बहुत सारे आपके सेनापति, घोड़े, हाथी सब चलेंगे, चलाइए सब खत्म, प्रीवी पर्स खत्म, आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये प्रीवी पर्स जैसी बातचीत यहाँ से खत्म की जाती है, ठीक है, कोई भी प्रीवी पर्स वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे क्या है, संविधान संशोधन 33वां है और ये 1974 में आता है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो भी अगर सांसद और विधेयक हैं, ये अगर त्याग पत्र स्वीकार करने की बात आती है तो पीठासीन अधिकारी को ही शक्ति प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद 101 और 190 में इसका संशोधन किया गया था, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को त्याग पत्र अध्यक्ष यानी सभापति के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है, अपनी मर्जी से वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फिर 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया। 35वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, इसमें सिक्किम के संबंध में प्रावधान है। ये जो सिक्किम है हमारा, ये सिक्किम को हमने क्या किया है, तो सिक्किम को हमने अपने देश में जो मिलाया है, ये सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बना। ये सिक्किम जो है ये 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनता है और 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक। फिर 38वें संविधान संशोधन 1975 में आपातकाल की घोषणा अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना, ये भी खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, तो 39वां संविधान संशोधन 1975 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारिता से बाहर करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इनके निर्वाचन संबंधी विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारिता से बाहर कर दिया। और इसमें क्या कहा गया कि जो भी संसदीय विधि है, ये समिति द्वारा किया जाने का प्रावधान, इनका चुनाव, ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर, ये तो बहुत गलत हुआ था, ये भी चेंज कर दिया गया, समाप्त भी। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही बड़ा है। इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन अली इस समय पोस्ट पर थे। इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था 3 बातें याद रखना है जो ज्यादा जरूरी है। इसमें स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो गायब है, जो चीजें आपको याद रखनी है वो चीजें यहाँ से गायब है। चलिए कोई ना, ये यहाँ से सारी स्लाइडें गायब हैं, और अगर गायब है तो बस एक छोटी सी बात याद रखना है, क्या यहाँ से अभी हम आपको स्लाइड तो 1 मिनट में लाइए देते हैं और थोड़ा सा समय देंगे, बट अभी हम आपको बताने के बाद स्लाइड लाते हैं। पहले ये चीज आप समझ लीजिए, संविधान संशोधन किया क्या गया था। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहले ये 3 शब्द जोड़े जाएंगे,
ये 3 शब्द जो जोड़े गए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन का है। ठीक, तो 1 मिनट का समय देंगे, हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं उनको। देखिए संविधान संशोधन क्या क्या चीजें इसमें अब एक्स्ट्रा जोड़ी गई, तो 3 शब्दों के बारे में याद रखना है कि ये 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। भाग 4 में क्या जोड़ा गया, तो इसी में जोड़ा गया, पहले मूल कर्तव्य होते थे 10, पहले ये मूल कर्तव्य कितने थे, तो मूल कर्तव्य थे, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। इसे 10 से क्या कर दिया गया, 11 कर दिया गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों को 11 कर दिया गया, और 11 क्या किया गया था, तो 11वें नंबर पे अगर इसमें हम बात करते हैं, अभी यहाँ 10 ही जोड़ा गया, अभी मूल कर्तव्य बनाया गया है शायद में भी, क्या उनके तहत मूल कर्तव्य 10 थे। और इसी के तहत शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों, इन सभी को कहां से कहां लेके चला गया, तो भी इनको समवर्ती सूची से, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो इसमें संसद द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती है, तो ये तो खत्म है। संसद संविधान संशोधन की किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन, ये भी खत्म। लोकसभा में विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं, ये भी खत्म। न्यायालय में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से ये तो भी चेंज कर दिया गया। संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों की कोरम, ये भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला 1968 में संवैधानिक अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक वैधता बरकरार लेकिन असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, बाकी 44वां संविधान संशोधन आता है, और 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो पहली बात ये बताता है कि आज तक जो कुछ भी 42 में संशोधित किया गया है उनमें उसकी कमियों को हम लोग क्या करेंगे, कुछ आक्रामक चीजें थी जिनको हटाया जाएगा, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर यहाँ से क्या जोड़ दिया गया, जिसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। याद रखेंगे क्या, पहले आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति एक मूल अधिकार थी, संपत्ति क्या थी, तो मूल अधिकार थी। यहां से इसको हटा के क्या बना दिया गया, इस संपत्ति को बना दिया गया है मूल अधिकार से, अब ये संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है, मूल अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यहाँ थी तो 31 के तहत, यहाँ है तो 301 के तहत। ठीक है, इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द, पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, इसको हटा के क्या कर दिया गया, इसको सशस्त्र विद्रोह नाम से जोड़ दिया गया, इसको सशस्त्र विद्रोह कहा गया। ठीक है, तो ये था 44वां संविधान संशोधन। इसमें राज्य में राष्ट्रपति अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू रह सकता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 1 वर्षों के लिए लागू रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। और फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष सीमा को समाप्त कर दिया गया। ये राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष नहीं रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट में लिखित सिफारिश के साथ ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था, 1 वर्ष की अवधि को विस्तार देने के लिए 2 शर्तें, 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, और चुनाव आयोग का यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तभी ऐसा किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा 1 वर्ष के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा, और लोकसभा का राज्यसभा को जो कार्यकाल है इसे फिर से जो है 5 वर्षों के लिए कर दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई।
ठीक है, किसी भी विवाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट को शक्ति सौंपी गई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा ही दी गई सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बाकी 49वां संविधान संशोधन, एक प्रधानमंत्री इस समय राजीव गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ये 6वीं अनुसूची का विस्तार किया गया। 6वीं अनुसूची में फिर से जो है क्या हुआ, इसमें विस्तार किया गया और इसमें पहले 3 राज्य थे जिसमें हम कहते हैं असम, मेघालय और कौन था, तो और था मिजोरम, और इसमें 49वें संविधान संशोधन 1984 के तहत जोड़ दिया गया त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को भी शामिल कर दिया गया। अब 4 राज्य हो गए हैं, वर्तमान में यही 4 राज्य हैं भी, लद्दाख इनकी मांग कर रहा है। 52वां संविधान संशोधन 1950 जिसमें दल बदल कानून आया था, यही 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून लाया गया। ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर इसमें अगर बात करते हैं इस समय कौन कौन से थे, तो राजू सिंह और जय सिंह। अब 51वां संविधान संशोधन, ये इसी के साथ क्यों हम लोग देख रहे थे, वही दल बदल कानून को मजबूत बनाया गया था। इसीलिए ये कहा गया था कि अगर किसी भी मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं है, मतलब अगर हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए कि किसी भी अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, कहीं भी लोकसभा की कुल सदस्यों की जो संख्या है ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यों के संबंध में भी यही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद जो है वो ज्यादा हो जाए तो मंत्रिपरिषद की संख्या केवल और केवल 15% ही रहनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं क्या है, तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या, अगर हम बात करें तो राज्यों के संबंध में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित लगभग 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं। और अगर ये भी दल बदल के तहत कहा गया कि कोई भी सदस्य अगर दल बदल करता है तो मंत्री पद जो है उसको धारण करने के अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसे मंत्रिपरिषद का पोस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर 1/3 विभाजन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब केवल तभी विलय मान्य होगा जब दल के 2/3 सदस्य सहमत होंगे, और एक ही दल बदल करने वाले सदस्य तब तक मंत्री या वेतन भोगी राजनीतिक पद पर नियुक्त नहीं होंगे जब तक कि वो पुनः निर्वाचन नहीं हो जाता है, फिर से नहीं चुना होगा तो उनको कोई नहीं इस तरीके की वेतन भत्ते मिलेंगे। फिर मतदाता की आयु मतदाता की आयु 61 संविधान संशोधन 61 के तहत क्या कहा गया 1989 में कि ये राजीव गांधी और आर वेंकटरमन थे। ये पहले तो 21 वर्ष था, मतदान करने की जो उम्र थी ये पहले 21 वर्ष थी, इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। फिर 65वां संविधान संशोधन 1989 में आता है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। पहले केवल एक व्यक्ति होता था, अब इससे एक आयोग बना दिया गया। एक आयोग, आगे चल के 2 आयोग बनेंगे और फिर आगे चल के इसके लिए क्या किया जाएगा, 3 आयोग बना दिया जाएगा। तो 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन किया जाएगा और मूल संविधान में इस जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। फिर 69वां संविधान संशोधन 1990 संविधान, इसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान, एक विशेष प्रावधान, मतलब इसमें विशेष दर्जा दिया जाता है किसको, तो दिल्ली को। संविधान संशोधन 69वां है 1990 में, यहाँ दिल्ली को क्या बना दिया गया, तो दिल्ली को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। ये बन गया केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है दिल्ली 1990 में। और 239 ए और अनुच्छेद 239 ए जोड़कर, ए और बी जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा दिया गया था। इसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया था। अब 71वां संविधान संशोधन 1992, ये क्या है, इसमें 3 भाषा और जोड़ी गई। ये नरसिंह राव और शंकर दयाल शर्मा के समय में हुआ था।
ये अनुसूची नंबर 8 जो है, ठीक है, इसमें हमने नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को हमने जोड़ दिया। किसके तहत? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को हमने जोड़ दिया है। इसमें 8वीं अनुसूची के तहत ये 3 भाषा को शामिल कर दिया गया। अभी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को शामिल करना बाकी है। ठीक, आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे 73वां और संविधान संशोधन और 74वां, इसमें क्या किया गया? इसमें यही थे नरसिंह राव और शंकर दयाल शर्मा। ये स्थानीय निकायों के संदर्भ में है। इसमें ये पंचायतों की बात की गई थी। तो भैया इसी में हमें 2 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? इसी के तहत आया था 73वें संविधान संशोधन के तहत आ गया था पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आ गई थी नगर पालिका। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, इन दोनों को जोड़ा गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो पंचायत है ये 243 से लेकर इसमें है और 243 से 243 तक। इसमें अगर बात करते हैं तो कुल 29 विषय हैं और ऐसे ही 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया है। ये 243B से लेकर 243ZG तक है। इसमें 18 विषय हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो 77वां संविधान संशोधन 1995, इसमें प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ये अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या जोड़ा गया है? SC ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण। इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा कि अगर आप किसी पोस्ट पर हैं और 4 अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो अगर आप SC हैं तो आपको उसमें जब पद बढ़ाया जाएगा, जब जो है आपको प्रमोशन किया जाएगा, तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हमको आर्टिकल 16(4)A के तहत मिला है, जो संविधान संशोधन 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत हमको मिला है। राज्य को अनुसूचित जनजाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले राज्य को यह डेटा प्रस्तुत करना होगा कि वर्ष का जो भी वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है और प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित नहीं करेगा। आगे अगर बात करते हैं तो 81वां संविधान संशोधन 2000 में आया। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन इस समय राष्ट्रपति थे। एक बैकलॉग पदों में आरक्षण, इसका क्या मतलब है? इसमें अगर हम देखते हैं तो जितने भी राज्य जो खाली पड़े थे, इसका मतलब सिंपल समझिएगा कि अगर कोई भी SC या फिर ST सीट अभी खाली है, इस बार अगर 20 है और इसमें पेपर होने के बाद केवल 10 सीटें भरी गई हैं, तो ये 10 सीटें अगले साल के लिए अभी बचा के रखी जाएंगी। अगर फिर से 20 अगली बार आएंगी तो इसमें 10 जोड़ दी जाएंगी और टोटल सीट कितनी हो जाएगी? तो 30 सीट इनके लिए खाली हो जाएगी। तो इसको रखा गया था 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे अगर बात करते हैं तो फिर से गायब। इक्यासीवां संविधान संशोधन तक हमने देखा है अभी तक। ठीक है, 81वें संविधान संशोधन तक अभी तो हमने देख लिया है। अभी इसमें PPT और भी हम ज्वाइन करके देख ही लेते हैं और अगर जहां तक चल सकते हैं तो चल लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों को थोड़ा सा है टाइम, तो फिर अगर चलती है चीजें सही तो फिर चलाते हैं हम लोग, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 82वां संविधान संशोधन। ये 82वां संविधान संशोधन होता है और ये आता है 2003 में। तो 2003 में क्या क्या जोड़ा गया? इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस समय राष्ट्रपति के पोस्ट पर थे। याद रखना है कि अभी तक के पूरे इस भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम, ये दोनों एक साथ जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे,
ऐसी बढ़िया व्यवस्था पूरे के पूरे इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलती है। इन्होंने जो जो काम किया बहुत ही अच्छा काम किया गया है। अगर इनके समय में जिस तरीके से राजनीति चल रही थी, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, ऐसा इस समय रहता तो कितनी अच्छी बातें होती। इस समय तो सारी चीजें ठीक नहीं है, अब कह भी नहीं सकते उसमें हम लोग कुछ भी। ठीक है, ये वही दोनों व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों में बनती भी खूब बढ़िया थी। बताया जाता है कि एक बार की बात है, अब्दुल कलाम जी शिक्षक थे, शिक्षक तो थे ही, अब ये पढ़ा रहे थे क्लास में और प्रधानमंत्री जी का फोन आता है कि भैया आपसे बात करनी है। तो फिर इनके पास जो आता है वहां पे फोन, तो इनको सूचना मिलती है कि आपसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी का फोन आया है। ये बोलते हैं कि कह दीजिए ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे। और आज के समय में कोई फोन कर दे, गलती से ना उठाओ और बाद में कह दो कि हम पढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे अरे 1 मिनट के लिए फोन नहीं उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री का फोन आया था तो भी नहीं उठाए थे। तो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए कि हाँ, अब सोचिए ना, वो क्लास को इतना मायने, मतलब इतना जो उसको ऊपर रखते थे, पढ़ाते समय इनको प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है तो फिर भी इनसे कोई मतलब नहीं। और इन्हीं के समय में क्या बातें आई, इन्हीं के समय में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया किसमें, 8वीं अनुसूची में। तो ये 4 भाषा जोड़ी जाती हैं, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है, मैथिली और संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ दिया गया। ये संविधान संशोधन 82वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया। 82वां संविधान संशोधन जो आता है 2003 में, इसी के तहत इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी हमने अभी यहाँ पे समझा है आप लोगों के सामने कि भैया, ओहो